कैसे होती है। बॉलीवुड के इस राज को जानने के बाद आप समझ जाओगे कि क्यों कुछ अच्छी स्टोरीज होने के बावजूद भी वो मूवीज फ्लॉप हो जाती है बॉक्स ऑफिस में, और कुछ बहुत ही रद्दी मूवीज जो है वो हिट हो जाती है, 200-300 करोड़ तक कमाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पांडा जी का उल्टा चश्मा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आज आप इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग सीख पाते हैं तो फिर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक मूवी आखिर बनती कैसे है। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक जैसे किसी और प्रोजेक्ट को भी अगर पूरा का पूरा एंड टू एंड कंप्लीट करना रहता है तो उसे अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाता है ताकि उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो मूवीज भी कुछ वैसे ही बनती है। मूवीज को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला डेवलपमेंट स्टेज, दूसरा प्री प्रोडक्शन स्टेज, तीसरा प्रोडक्शन स्टेज और चौथा पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि हर एक स्टेज में कहाँ क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। डेवलपमेंट स्टेज में ज्यादातर मूवी की क्रिएटिव पार्ट को कंप्लीट किया जाता है, जैसे कि स्क्रिप्ट को कंप्लीट किया जाता है, डायलॉग्स को कंप्लीट किया जाता है इत्यादि। तो अब अगर हम प्री प्रोडक्शन स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में किसी भी मूवी को बनाने के लिए जिन सब चीजों की जरूरत होती है उनका अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे कि एक्टर्स का ऑडिशन लेना, क्रू मेंबर्स का अरेंजमेंट करना, कौन सा इक्विपमेंट लगेगा उसका अरेंजमेंट करना, कौन सा लोकेशन होगा उसे फिक्स करना, कोई लोकल परमिट्स अगर लगेंगे उनको अरेंज करना। तो ये सब प्री प्रोडक्शन स्टेज में किया जाता है। और अब अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें जो कि है प्रोडक्शन, तो इसमें जो भी मूवी बन रही है उसकी शूटिंग किया जाता है। और फिर जब नेक्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, उसमें मूवी की एडिटिंग की जाती है। और इन सभी स्टेजेस को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और यहीं पे एंट्री होती है प्रोड्यूसर की। अगर कोई लो बजट मूवी है या फिर किसी मूवी को बनाने की कॉस्ट कम है तो उसे कोई एक इंसान भी प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल वेजा फ्राई मूवी, इसे बनाने में 60 लाख रुपए लगे थे और इसे सुनील दोशी ने प्रोड्यूस किया था और इसने बॉक्स ऑफिस में 18 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन अब अगर हम कोई बड़े बजट की मूवी की बात करें, मतलब कि किसी मूवी को बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो फिर ये किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस की एंट्री होती है, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स। एग्जांपल के तौर पर जो मूवीज करीब 300-400 करोड़ में बनती है, जैसे कि रिसेंटली जो आई थी ब्रह्मास्त्र, उसे धर्मा प्रोडक्शन ने बनाया था। तो अभी तक हमने बात की एक मूवी को बनाने में कहाँ पैसा खर्चा होता है और इस कॉस्ट को प्रोड्यूसर बियर करता है। अब हम आगे चलते हुए बात करेंगे कि एक बार मूवी बन जाती है उसके बाद इस मूवी को मार्केट कैसे किया जाता है, इसे सेल कैसे किया जाता है, इसमें से पैसा कैसे कमाया जाता है, और यहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे कि इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। एक तरीका से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब हम आगे चलते हुए बात करने वाले हैं कि एक इन्वेस्टमेंट था और इस इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न कैसे मिलने वाला है, कितना रिटर्न मिलता है। एक बॉलीवुड की मूवी को करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर बनाने में कहाँ कैश का आउटफ्लो करते हैं, ये तो मैंने अब तक आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे चल के ये बताने वाला हूँ कि इनकी जो प्रोडक्शन हाउसेस है, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन हाउसेस, ये इनके लिए कैश का इनफ्लो कैसे होता है। और बेस्ड ऑन दैट आप ये पता लगा सकते हो कि अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे। और आगे चल के अगर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है किसी बॉलीवुड मूवी का तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और उस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि किसी भी बॉलीवुड मूवी पे आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एक बार करण जौहर जैसा कोई प्रोड्यूसर अगर मूवी बना लेता है, उसके बाद वो उस मूवी को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है। फिर उसके बाद जो प्रोड्यूसर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर, उनके बीच एक डील फिक्स होती है कि आखिर इस मूवी से जो पैसे बनेंगे उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच 3 टाइप के डील्स फिक्स हो सकते हैं। पहला, मिनिमम गारंटी ऑफ रॉयल्टी। इस डील में पूरा का पूरा रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर उठाता है और वो प्रोड्यूसर को कहता है कि इस मूवी के रिलीज होने के बाद चाहे वो हिट हो चाहे वो फ्लॉप हो, एक मिनिमम अमाउंट तो प्रोड्यूसर को देगा ही देगा। अब अगर इसे एक आम आदमी की भाषा में समझें तो फिर ऐसा ही एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है किसी भी आम आदमी को भी एक्सेसिबल है। इन्हें हम कहते हैं GMIB, यानी कि गारंटीड मिनिमम इनकम बेनिफिट। ऐसी डील मेरे और आप जैसे लोगों को ये इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, जैसे कि SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ। इनके पास जो प्लान है इसे कहते हैं एन्युइटी। किसी भी एन्युइटी प्लान में ये एक आम आदमी को एश्योर किया जाता है आप जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो एक फिक्स टाइम के बाद आपको एक मिनिमम रिटर्न मिलेगा, और जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी उसके मैच्योरिटी के बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में होने वाली और एक टाइप के डील के बारे में, और इस डील को कहते हैं सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर एट ए फिक्स्ड प्राइस। अब इस डील में क्या होता है कि एक बार प्रोड्यूसर कोई मूवी बना लेता है, उसके बाद वो मूवी को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। अब वो मूवी रिलीज होने के बाद अगर वो बहुत ज्यादा इनकम कर जाती है और वो हिट हो जाती है तो सारी की सारी प्रॉफिट भी उसकी, लेकिन अगर वो फ्लॉप हो जाती है तो सारी की सारी लॉस भी उसकी। जब मैं सेल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एट ए फिक्स्ड प्राइस की बात कर रहा हूं तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की याद आ गई। चलिए मैं आपको बताता हूं।
राज कपूर ने 1972 में जब मेरा नाम जोकर बनाया था, उस टाइम उन्हें उस मूवी को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए लगे थे। अब ये जो 1 करोड़ रुपए उन्हें लगे थे, उसके लिए उन्हें अपना घर बार सब बेचना पड़ा था। अब एक बार उन्होंने ये मूवी बना ली, जब ये मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी ने कलेक्ट किए सिर्फ 80 लाख रुपए। अब ये मूवी फ्लॉप हो चुकी थी इंडिया में। अब वो आगे क्या करते, उन्होंने क्या किया, इस मूवी को ले जाके उन्होंने रसिया में एक रशियन प्रोडक्शन हाउस को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये मूवी जो है करीब 15 लाख रुपए में बेच दी। ठीक है, अब उन्होंने जो ये मूवी 15 लाख में बेची, उसके बाद उन्हें फिर भी तो लॉस हुआ, लेकिन रशिया में क्या हुआ, ये मूवी पूरी की पूरी हिट हो गई और 1972 में इस मूवी ने करीब 17 करोड़ इंडियन रुपीस रशिया में कमाए थे। इंडियन रुपीस मैं इंडिया के वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। अब अगर हम इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो आज के टाइम में ये करीब 1000 करोड़ का बिजनेस किया था। अब जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच होने वाली तीसरे टाइप की हम डील की बात कर रहे हैं, वो है कमीशन बेसिस पे डील। कमीशन बेसिस पे क्या होता है, पूरी की पूरी रिस्क जो है वो प्रोड्यूसर के साथ होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ और सिर्फ मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और बेस्ड ऑन द प्रॉफिट उन्हें कमीशन दिया जाता है। अभी तक इस वीडियो में हमने बात किया कि एक बार जो प्रोड्यूसर मूवी बना लेता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और उनके बीच किन किन टाइप्स की डील्स होती है। अब हम बात करेंगे कि एक बार वो मूवी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाती है, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उन मूवीज को आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाता है। और ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है? ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई झारखंड में एक सब डिस्ट्रीब्यूटर है, वो झारखंड के जितने भी थिएटर्स हैं वहां पे उन मूवीज को मूवी थिएटर्स तक पहुंचाने का काम करेगा। अगर कोई गुजरात या मुंबई का जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो वहीं के थिएटर्स में उन मूवीज को पहुंचाने का काम करेगा। अब प्रोड्यूसर ने मूवी जो है डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो मूवी सब डिस्ट्रीब्यूटर को दी। अब सब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उस मूवी को आगे एग्जिबिटर्स तक पहुंचाता है। एग्जिबिटर्स यानी जो उन मूवीज को एग्जिबिट करते हैं, यानी कि या तो ये जो थिएटर के ओनर्स हैं वो होते हैं, या फिर ये जो थिएटर के चेन्स होते हैं उनके ओनर्स होते हैं, उन तक ये मूवीज को पहुंचाते हैं। अब ये जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है और ये जो एग्जिबिटर्स है, इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो एग्जिबिटर्स हैं, उनके बीच ज्यादातर 2 टाइप्स की डील होती है और ये डिपेंड करता है कि वो कैसी टाइप की थिएटर है। या तो वो सिंगल स्क्रीन थिएटर होगी, या तो वो जैसे मल्टीप्लेक्सेस में होती है मल्टी स्क्रीन थिएटर्स हो। पहले हम सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की बात कर लेते हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ज्यादातर उनके बीच 25-75 या 20-80 इस टाइप की डील्स होती है। 25-75 से मेरा मतलब है 25 जो है वो एग्जिबिटर्स के पास जाती है और जो 75 है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है। या फिर अगर 20-80 है तो 20 जो है वो एग्जिबिटर के पास जाती है और जो 80 है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा 80% का जो इनकम है वो पूरा का पूरा ये सब डिस्ट्रीब्यूटर ही रख लेता है, ये फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पहुंचाते हैं पैसा। अब अगर हम मल्टीप्लेक्सेस में होने वाली मल्टी स्क्रीन थिएटर्स की बात करें, इनका स्कीम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे टाइम के बेसिस में जो इनकम शेयरिंग है वो डिवाइड होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, पहले हफ्ते में 50-50 जो है प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, मतलब कि 50% जो है वो एग्जिबिटर को और बाकी 50% जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर को। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट का शेयर जो है वो एग्जिबिटर के लिए बढ़ता रहेगा और जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए घटता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये सब डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी ज्यादातर मूवीज होती है उनका ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है स्टार्टिंग में ही हो जाता है, यानी कि जो पहला हफ्ता रहता है उसी में। इस वीडियो के एंड में हम सुल्तान मूवी का एग्जांपल लेके पूरा का पूरा रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे कि पूरा का पूरा जो मूवी का पैसा है वो कैसे फ्लो होता है, कि मतलब प्रोड्यूसर को कितना मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलता है, एक्टर को कितना मिलता है और आपका कितना कटता है। अब तक इस वीडियो में हमने बात की कि एक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कैसे प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्रोड्यूसर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कैसे कैश का फ्लो होता है, एक सब डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिबिटर के बीच में कैसे कैश का फ्लो होता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप्स के भी जो कैश के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मतलब कि पैसे के लेन देन हो रही है, वो किन के बीच और कैसे कैसे हो रही है उसका डिस्कशन करते हैं। आजकल मार्केट में एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है, उसे हम OTT प्लेटफॉर्म बोलते हैं। OTT प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ स्टार्टिंग में ही डील कर देते हैं। मतलब कि मूवी रिलीज होने से पहले ही डील फिक्स हो जाती है कि वो OTT प्लेटफॉर्म कितने पैसे में वो मूवी जो है वो खरीद रही है और रिलीज डेट के कितने दिन बाद वो उस मूवी को अपने OTT प्लेटफॉर्म में दिखा सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 मूवी को ले लेते हैं। इस मूवी को T सीरीज ने प्रोड्यूस किया था और AA फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो AA फिल्म्स जो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ मूवी रिलीज होने से पहले ही डील कर ली थी कि उसे वो 30 करोड़ में नेटफ्लिक्स को बेचेंगे और उस मूवी को जो नेटफ्लिक्स है 3 हफ्ते रिलीज डेट के बाद अपने प्लेटफॉर्म में दिखा सकती है। अब इस मूवी का क्या हुआ, ये मूवी सुपर हिट हो गई। अब जैसे ये मूवी हिट हुई तो नेटफ्लिक्स में 3 हफ्ते बाद वो रिलीज हो गई। नेटफ्लिक्स के तो वाह हो गए, लेकिन जो मूवी थिएटर्स की इनकम थी वो कम हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे OTT प्लेटफॉर्म को आजकल इससे बेनिफिट मिल सकता है अगर मूवीज को रिलीज डेट के जितने जल्दी उन प्लेटफॉर्म्स में रिलीज किया जाता है। तो अब तक हमने थिएटर मॉडल में देख लिया कि कैसे पैसे की लेन देन होती है, फिर हमने देखा कि OTT मॉडल में पैसे की लेन देन कैसे होती है। अब एक तीसरे टाइप की भी लेन देन होती है जहाँ पे जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सैलरी लेने की बजाय अपना प्रॉफिट में शेयर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे कि सलमान खान हुए, आमिर खान हुए, ये क्या करते हैं, प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। आमिर खान का तो अगर न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो पूरा का पूरा ही जो अपना सैलरी है वो फॉरगो कर देते हैं, यानी कि वो सैलरी लेते ही नहीं है। और अगर प्रॉफिट होता है मूवी का रिलीज होने के बाद तो उसमें से वो अपना शेयर ले लेते हैं, और अगर लॉस होती है तो वो उसमें से कुछ भी नहीं लेते। अब बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान क्या करते हैं, वो सैलरी ही ज्यादातर लेते हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम सुल्तान मूवी को ले तो सुल्तान मूवी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना इनकम है वो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे रखा था। तो इस वीडियो में अब तक जो जो चीजें भी हमने समझी, अब हम सुल्तान मूवी का एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर पैसे का फ्लो एंड टू एंड कैसे होता है। सुल्तान मूवी को यशराज प्रोडक्शंस ने बनाया था और उन्हीं ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। अब अगर हम सुल्तान मूवी की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल कलेक्शन थी, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू थी, वो करीबन 588 करोड़ की थी, और इसमें से जो टैक्स मूवी को पे करना पड़ा था वो था 106 करोड़। तो 106 करोड़ का टैक्स पे करने के बाद जो नेट कलेक्शन बचता है वो है 394 करोड़। अब ये जो 394 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन हुआ है, इसे हम देखते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। पहले हम जितने भी कॉस्ट है इस मूवी को बनाने के, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे इस 394 करोड़ रुपीस में से। अब जो बाकी का पैसा बचता है उसे हम देखते हैं कि वो बाकी किन किन लोगों में और कितना कितना बटेगा। ठीक है, अब 394 करोड़ रुपीस में से पहले तो आप 20 करोड़ रुपीस मार्केटिंग कॉस्ट हटा दो। ये 20 करोड़ रुपीस यशराज प्रोडक्शन ने खर्च किए थे, क्योंकि वही इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो 394 में से अगर आप 20 करोड़ हटाओगे तो बचता है 374 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब बाकी के जो 374 करोड़ रुपीस है उसमें से 70 करोड़ रुपीस हटा दो, जो कि बनता है प्रोडक्शन कॉस्ट का, क्योंकि यशराज प्रोडक्शन ही इस मूवी का प्रोड्यूसर भी है, जिसे कि इस मूवी को बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए लगे थे, तो वो पहले आप हटा दो। तो 374 में से अगर 70 आप हटाओगे तो बचता है 304 करोड़ रुपए। अब ये जो 304 करोड़ रुपए बचे हैं ये 2 हिस्सों में बटेंगे। ठीक है, 50% जाएगा एग्जीबिटर्स को, मतलब कि जो थिएटर ओनर्स है उनको जाएगा 50%, मतलब कि 152 करोड़ रुपीस थिएटर ओनर्स को जाएंगे, और बाकी के 152 करोड़ रुपीस जो है वो बाकी के लोगों में बटेंगे। अब हमें पता है कि 152 करोड़ रुपीस बचा है थिएटर ओनर्स को 152 करोड़ रुपीस देने के बाद। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे डिजिटल राइट से जो 20 करोड़ रुपए मिले हैं। ये जो 20 करोड़ रुपए हैं ये इन्हें जो बाकी के चैनल्स है वहां पे ये मूवी शो करने के लिए, या फिर जो OTT प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे वो मूवी शो करने के लिए ये 20 करोड़ रुपए मिले हैं।
तो फिर 152 करोड़ रुपीस प्लस 20 करोड़ रुपीस कितने हुए? 172 करोड़ रुपीस। अब ये जो 172 करोड़ रुपीस बाकी है, इसमें से 50% तो ले गए सलमान भाई, क्योंकि उन्होंने इस मूवी के लिए क्या किया था? प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन किया था। तो 172 करोड़ की 50% कितने हुए? 86 करोड़ रुपीस। 86 करोड़ रुपीस हुए सलमान भाई के, और बाकी 86 करोड़ रुपीस जो है वो हुआ प्रोडक्शन हाउस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। और अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और पांडा जी का उल्टा चश्मा को YouTube पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।